बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो ईरान ने क्या किया गुज़िश्ता 24-48 घंटों में। ईरानी दावा है कि उन्होंने 20 ड्रोन्स और 3 मिसाइलों को इस्तेमाल किया और बहरीन में अमरीकी अड्डे की मरकजी कमांड की इमारत को और जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया और उसे मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया। और इसके बाद जनाब वो बता रहे हैं कि 73 मिसाइलों की मदद से और 91 ड्रोन्स की मदद से बहरीन में लगे हुए अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया। अब ये बहुत बड़े बड़े दावे हैं, ये अमेरिका के बहुत बड़े नुकसान हैं। कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि यूएई में दुनिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का लगा हुआ है, उसे भी हमला करने के बाद नकारा बनाया गया है। इसके हवाले से कुछ सैटेलाइट तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। फिर एक अमरीकी F-35 तैयारा गिरकर तबाह हुआ ईरान में। ये F-35 को दुनिया का जदीद तरीन तैयारा इस वक्त कहा जाता है। दुनिया में इसकी बड़ी डिमांड है, लेकिन ये बहुत महंगा तैयारा है। इजरायली फौज भी इसे इस्तेमाल करती है, अमेरिकन फौज भी इसे इस्तेमाल करती है। ये ईरान के शुमाल में लुआसान में ये गिराया गया है। यहां पे पहाड़ियां हैं, उनके अंदर ये तैयारा गिरा है और इसको ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया है मुबैना तौर पर। वो चाइना से इन्होंने HQ-9 लिया हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम, तो दावा ये किया जा रहा है कि शायद उसके जरिए से गिराया गया है। और पायलट जो है उसको अब पहाड़ों में तलाश किया जा रहा है कि इसके जो पायलट है F-35 का वो किधर है जी, उसको ढूंढो। अब देखते हैं कि ये पायलट ईरान के हत्थे लगता है नहीं लगता, क्या होता है। अमेरिका के 7 रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। इस हवाले से जो खबर है वो मैं आपको उसकी तफसील बता देता हूं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के 7 रेडार सिस्टम तबाह कर दिए हैं। इसी अखबार के मुताबिक, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, सैटेलाइट तस्वीर से अमरीकी तनसीबात की तबाही की तस्दीक हो गई है। ईरान ने अमरीकी फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह करने की कोशिश की है। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। अखबार के मुताबिक सेंटकॉम के तर्जुमान ने इस सवाल से बात करने से इनकार किया है, गुरेज किया है। तहम बहरीन में अमेरिका का सबसे बड़ा रेडार सिस्टम तबाह हो गया है, यहां पर भी तस्दीक हो रही है। बहरीन में अमरीकी रेडार सिस्टम नेवल ऑपरेशन की निगरानी करता था। यह बहुत बड़ी तबाही है जो हो रही है अमेरिका की। इसमें ना CNN बहुत खौफनाक रिपोर्टिंग कर रहा है। देखिए, CNN वैसे भी ट्रंप के खिलाफ है, फॉक्स न्यूज ट्रंप के हक में है, तो ट्रंप आमतौर पे CNN को निशाना भी बनाते रहते हैं। तो CNN अब बदला ले रहा है, वो बता रहा है हर चीज खुल के। तो CNN ने जो रिपोर्टिंग की है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मसाइल पैदा कर रही है अमेरिका में। वो सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो बार बार दिखा रहे हैं, जनाब ये देखें जगह पहले ठीक होती थी, ये देखें अब तबाह हो गई है। तो CNN सबूतों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मंजी अमेरिका में ठोक रहा है। अब 9 अड्डों पर हमले किए गए हैं CNN के मुताबिक और उन्हें तबाह किया गया है। ये अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक में अड्डे हैं और इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की है। फिर उन्होंने बताया कि बहरीन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल हिट हो गया है। इसकी उन्होंने वीडियोज भी दिखाई कि जनाब ये अमरीकी हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए वहां पे एक जगह पे, इसी एक अड्डे के अंदर। और कम से कम 5 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल अमेरिका के तबाह हो गए हैं। इसमें ना मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं CNN की, ये जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये सुनेंगे, ये चंद सेकंड में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है। ये सुनिए नाज़रीन। At least 9 US military positions have been hit in less than 48 hours. These are relatively close targets. They're much nearer to Iran than its usual target, Israel. वो कह रहे हैं जी 9 साइट्स को निशाना बना दिया और 48 घंटों के अंदर ईरान ने, और इसराइल के ऊपर ईरान अलग से अटैक्स कर रहा है। अब अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर ब्रीफिंग दी गई है अमेरिका के कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को। वो सर पकड़ के बैठ गए कि ब्रीफिंग के अंदर उनको समझ ही नहीं आई। ब्रीफिंग से निकलने वाले लोगों ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। सबसे पहले ये वुमन कांग्रेसमैन है मिलानी, ये कहती हैं जी कि मैं अभी एक जंग से मुतालिक ब्रीफिंग से निकली हूं। ट्रंप इंतजामिया से मेरा सवाल था क्या उन्होंने कभी अमरीकी आइन को पढ़ा है। ट्रंप हुकूमत यह तक वादे नहीं कर सकी कि वो ईरान के साथ जंग में क्यों है, जंग के बाद का मंसूबा क्या है या इसकी कानूनी बुनियाद क्या है। उन्हें बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है। यह तो जनाब एक सेनेटर ने कहा। एक और खातून सेनेटर हैं एलिजाबेथ वारन, उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी ईरान के हवाले से एक अहम मीटिंग से आ रही हूं। अमरीकी बाशिंदे ठीक परेशान हो रहे हैं।
ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने इस गैर कानूनी जंग में बिला वजह अमेरिका को क्यों धकेल दिया है और अब इस अजाब को खत्म कैसे करेगा। यह जनाब एक और सेनेटर का स्टेटमेंट है, सेनेटर क्रिस मर्फी, उनका भी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा मुझे जो ब्रीफिंग दी गई है इसमें बताया गया कि ईरान के ड्रोन का हमारे पास कोई हल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस जंग में मजीद अमेरिकन अपनी जानें देंगे। हम इस गैर आईनी और गैर कानूनी जंग पर सेनेट में बहस करके हमें वोटिंग करवानी चाहिए। यह तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मसला बन जाएगा अगर वहां पे वोटिंग हो जाती है तो। चक स्कमर, ये एक और जनाब अकलियती रहनुमा है सेनेट के अंदर, एक और सेनेटर हैं। अब ये कहते हैं मैं इंटेलिजेंस ब्रीफिंग से पहले की निस्बत अब ज्यादा तशवीश के साथ बाहर निकला हूं। मैं मुतमईन नहीं हुआ। अगर जंग के हक में मुकदमा मजबूत होता तो इसकी वजह एक जैसी और वाज़ेह होती, लेकिन यहां तो हर घंटे जंग का जवाब ही बदल रहा है। कभी रजीम चेंज, कभी जौहरी हथियार, कभी मिसाइल, कभी दिफा, कभी पेशगी हमला। आखिर असल वजह क्या है? जब जवाब बार बार तब्दील हो तो इसका मतलब है कि कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं है। यहां कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है जनाब। ये सूरत हाल है अमेरिका के अंदर और लगातार तनकीद हो रही है। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है अमेरिका के अंदर। अमेरिकन अपने सेनेटर्स को और कांग्रेसमैन को मुतमईन नहीं कर पा रहे। अमेरिकन हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है, कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या? मादुरो को उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि हम किसी मुल्क में जाएंगे वहां की क्यादत को भी उठा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद बढ़ता जा रहा था। शहबाज शरीफ जैसे लोग उनकी पॉलिश कर रहे थे और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता और वो बहुत ताकतवर है। इसके बाद जिस तरह उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया उससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो नेतन्याहू ने चढ़ा के डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से लड़वा दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी लड़ाई में फंस गया जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तकरीबन तमाम अड्डे मुतासिर हो गए और अमेरिकन का वहां रहना मुश्किल हो गया और पूरी की पूरी दुनिया स्टक हो गई। और इसका कोई जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त नहीं है। जहां ईरान के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वहां डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत बुरी तरह फंस गया है और अब बचने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि आपको पीछे हटना पड़ेगा या कामयाबी साबित करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। नादरीन, आबनाए हरमज अभी तक बंद है। सिर्फ वहां से चीन का तेल जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा। और चीन का तेल इसलिए जा रहा है कि चाइना सबसे बड़ा खरीदार है ईरान के तेल का भी। ईरान अपना 90% तेल लगभग चाइना को बेचता है और चाइना 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर करने का इरादा भी रखता है। अमेरिका के अरबों डॉलर खरीज के अंदर डूब रहे हैं जबकि खलीजी ममालिक का भी बहुत पैसा जाया हो रहा है। इस वक्त तक की इतला के मुताबिक जो खलीजी ममालिक के इंटरसेप्टर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। और एक रिपोर्ट आई है द इकोनॉमिस्ट की, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि खलीजी ममालिक जिस तेजी से इंटरसेप्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी तेजी से अमेरिका बना भी नहीं सकता। वो एक एक दिन में इतने मिसाइल दाग रहे हैं खलीजी ममालिक सिर्फ हमलों को रोकने के लिए जितने मिसाइल अमेरिका एक महीने में नहीं बना सकता। तो ये इस्तेमाल जो है ये किल्लत पैदा कर देगा इंटरसेप्टर्स की और उसके बाद ये मौजूद नहीं होंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर ईरान के पास ज्यादा फ्री हैंड होगा। और ईरान ये कह रहा है कि उसने अपने बेहतरीन हथियार को इसलिए बचाकर रखा है कि जब इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे तब वो इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब नाज़रीन, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि यूरोप क्या कर रहा है। यूरोप में ना कम से कम 3 अभी तक खड़े हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। सबसे पहले स्पेन के वजीर-ए-आज़म खड़े हुए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि जंग ही गलत है, ये गैर कानूनी गैर आईनी जंग है। और नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा नेतन्याहू जो है ये कातिल है गजा के बच्चों का और ये जंगी मुजरिम है और हम ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बन सकते। और उन्होंने अपने अड्डे देने से भी इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में धमकी दी, जनाब हम जब चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। और तजारती पाबंदियां भी लगा दी स्पेन के ऊपर। तो स्पेन के वजीर-ए-आज़म ने दोबारा जवाब दिया। उन्होंने कहा हम अपना मामला देख लेंगे, यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिका अपने मुआहदों की पासदारी करे। तो स्पेन तो डट के खड़ा हो गया मजबूती के साथ। दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी सदर मैक्रोन है उन्होंने भी इस लड़ाई की मुखालफत कर दी है। वो भी सामने आकर खड़े हो गए हैं कि जनाब ये लड़ाई ठीक नहीं हो रही और इस लड़ाई को कोई जवाब फराम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सर्बिया के सदर ने भी कहा है कि ये जो इकदाम किए गए हैं इनसे दुनिया जहन्नुम बन जाएगी अगर होश के नाखून ना लिए गए तो ये कम से कम 3 लोग खड़े हो गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि यूरोप अमेरिका के इस एडवेंचर के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और नेतन्याहू ने अमेरिका को फंसा दिया एक दलदल के अंदर। अमेरिका में बेशुमार लोग अब ये बात कर रहे हैं, अवाम ये बात कर रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा से एक उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को है
कि वहां से एक जोरदार तरीके का ऐसा एहतजाज होगा या इस किस्म की सिचुएशन बनेगी कि फिर उसके बाद इंसाफ के रास्ते खुलेंगे। अब 4 सद्दा में सुहेल अफरीदी साहब ने जो पहली एंट्री दी है, ये जलसे के मैंने तमाम मनाजर निकाल कर देखे तो मुझे आइडिया हुआ कि ये वाकई एक बहुत बड़ा जलसा था। इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि लोग इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं ये सोच रहा था, जब इनिशियली मैंने इसके विजुअल देखे, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किए, उन्होंने इसके ऊपर काफी प्रोपेगेंडा भी किया कि जनाब कुछ भी नहीं है, वहां पे अवाम नहीं आई। और शुरू में ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद जब लोग निकले और लोग वहां पहुंचे तो इसका मतलब यह है कि लोगों की उम्मीद टूटी नहीं है, बल्कि उन्हें एक नई उम्मीद लगी है। और अब एक नया एहतजाजी रद्द अमल शुरू होगा, एक नई मनसूबाबंदी शुरू होगी जो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है आने वाले दिनों में। तहरीक इंसाफ का इस मरतबा जो एक हिकमत अमली होगी एहतजाज करने के लिए, या अगर इस्लामाबाद उनको जाना भी है तो वो डिफरेंट होगी और वो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगी। वो उसके ऊपर लगातार बातचीत कर रहे हैं, तमाम ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। एक नादरीन फड्डा पड़ गया है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में। इन दोनों की एक मुलाकात होने जा रही थी। हंगरी का दारुल हुकूमत है बुदापेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और इसके साथ यूक्रेन लगता है और फिर आगे रशिया है। तो ये एक बीच का मुकाम है जहां अमेरिकी सदर ने आना था डोनाल्ड ट्रंप ने, और रशियन सदर ने आना था पुतिन ने। इन दोनों की यहां पे मुलाकात होनी थी, लेकिन ये मुलाकात अचानक मनसूख हो गई। अब मनसूखी की वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है डोनाल्ड ट्रंप के, इनकी बात हुई स्पोक्स पर्सन पुतिन के डिमिट्री पेस्कोव, इनके जरा मुश्किल नाम होते हैं, इनसे टेलीफोन पे इनकी बात हुई और उस बात में कोई रशिया की जानिब से लचक नहीं दिखाई गई। अमेरिका दबाव डाल रहा था और अमेरिका ने यह भी कहा था कि ये टॉम हाक मिसाइल्स जो हैं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, वो देगा यूक्रेन को इस्तेमाल करने के लिए रशिया के खिलाफ। तो फिर रशिया ने राब्ता किया अमेरिका के साथ और उन्होंने कहा जी कि इसके बाद जंग बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। और रशिया के पास भी बहुत सारे लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं और बड़े खौफनाक मिसाइल हैं। तो इसका नतीजा बड़ा खौफनाक निकलता अगर अमेरिका इस किस्म के हथियार देता है यूक्रेन को। और यूक्रेन की फौज को जितना हमने देखा है, वो उन्होंने जंग तो बड़ी तगड़ी लड़ी है। उन्हें हथियार पूरी दुनिया ने दिए, बड़े अच्छे हथियार दिए और उन हथियारों का उन्होंने इस्तेमाल किया है और बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया है। और अगर उन्हें इस किस्म के मिसाइल दिए जाएं तो वो रुकेंगे नहीं, वो चला देंगे। चलाना तो एक्चुअली अमेरिकन नहीं है, लेकिन खाते में पड़ जाएगा यूक्रेन के, तो वो ये चलाने में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ से रशिया के पास बहुत खौफनाक हथियार है। अगर वो भी अपने हथियार इस्तेमाल करता है, दुनिया की दूसरी सबसे तगड़ी उनकी फौज है, नेटो के मुकाबले में सबसे बड़ा चैलेंज है रशिया, और अगर वो अपने हथियार मैदान में ले आता है तो फिर ये जंग बहुत फैल सकती है। लिहाजा इन दोनों लोगों ने आपस में बातचीत की, रशिया ने कोई लचक नहीं दिखाई। उसके बाद ट्रंप ने कुछ और पाबंदियां लगा दी तेल बेचने के हवाले से रशिया पे, क्योंकि उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा इन्हिसार तेल और गैस के ज़खायर के ऊपर है। तो अब उनके ऊपर और पाबंदियां लगवा दी गई, जबकि तय हुआ कि अभी मजीद तैयारी करनी चाहिए दोनों साइडों को। बैठने से पहले इस वक्त मुलाकात की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ट्रंप इस हवाले से ना कुछ मौक़िफ़ बदलते भी रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि रशिया वो इलाके खाली करे जो यूक्रेन के उसने कब्जा कर लिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ बदला कि नहीं, जो जहां जहां पहुंच गया वो वहीं पे रुक जाए, उसी जगह पे जंगबंदी की जाए और उसके बाद निगोशिएशन शुरू की जाए। और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन के ऊपर भी है कि वो भी कुछ पाबंदियां लगाएं रूस के ऊपर, और कुछ पाबंदियां उन्होंने लगाई हैं, कुछ पाबंदियां वो मजीद लगाने जा रहे हैं जिससे रूस के ऊपर माशी दबाव बढ़ाया जाएगा। अब रूस कितना माशी दबाव बर्दाश्त कर सकता है? पिछले तकरीबन 3.5 साल से वो ये जंग लड़ रहे हैं, 3.25 साल हो गए, और उन्हें ये लगता है कि वो मजीद ये जंग लड़ सकते हैं। देखिए, जंगी कुव्वत तो रशिया की बहुत बड़ी है, इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, फिर उनके अपने सपोर्टर भी मौजूद हैं। रशिया की अपनी भी सपोर्ट है दुनिया के अंदर, कुछ खामोश सपोर्ट है, कुछ ओपन सपोर्ट है, तो वो अपनी सपोर्ट भी इंजॉय करते हैं। जबकि यूरोप और अमेरिका ये चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ जो लड़ाई चल रही है उसकी जंगबंदी हो जाए। अमेरिका अब तक दबाव बनाने में नाकाम रहा है, लेकिन जो बैनुल अक़वामी अखबारात हैं या जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं पूरी दुनिया में टॉप के, उन सबका ये मानना है कि अगर ये जंग नहीं रुकती
और ये मामला आगे बढ़ता है। अमेरिका का नाज़रीन, अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें हैं मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले इसराइल के लिए हालात किस नहज पे जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरा डीपली मैंने स्टडी किया चीजों को, और बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी बैनुल-अक़वामी चीजें पढ़ने के बाद अब मैं आपके सामने एक मंजरनामा पेश करने जा रहा हूं, और मेरी दानिश में यही चीजें इस वक्त हो रही हैं। देखिए, अगर मुसलमान मुल्कों के साथ शर्म अल शेख में एक अमन मुआहिदा ना होता और अमेरिका मुसलमान मुल्कों को इसराइल के साथ एक अमन मुआहिदे पे कायल ना करता, तो याद रखें मगरबी मुमालिक का दबाव इसराइल पे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, और मगरबी मुमालिक के अंदर उनकी आवाम की जानिब से दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब इसमें ना एक तरह से आप देखें, अमेरिका ने इसराइल को रेस्क्यू किया, लेकिन साथ ही मुसलमान मुल्कों को भी एक इसराइल की ख्वाहिश है कि जी हमास को खत्म किया जाए। और एक और चीज ये की गई कि मुस्तकिल अमन के लिए इस्लामी मुमालिक के फौजी दस्तों की तैनाती का एक फार्मूला सामने आता है। अब इसमें जो है वो इसराइल कहता है कि हमें तुर्की की फौजें यहां पे नहीं चाहिए, बाकी मुमालिक की फौजें हो। एक बात पे आप गौर कीजिएगा ना कि हमास अगर खत्म हो जाती है वहां से, या गैर मुसल्लह हो जाती है, और वहां पे फलस्तीनियों की एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बन जाती है, और बाद में मुसलमान मुल्कों के फौजी दस्ते वहां पे पहुंच जाते हैं, तो अगर इसराइल ने कहीं पे कोई हमला किया या कुछ किया और मुसलमान मुल्कों की फौज का कोई नुकसान हुआ, तो ये भी इसराइल के लिए एक बड़ा मुश्किल तरीन सूरत-ए-हाल पैदा कर देने वाला वाकया होगा। यानी ये इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तानी फौजी वहां पे होंगे, इंडोनेशिया के होंगे, बाकी मुमालिक के होंगे। अगर कोई नुकसान आएगा तो इन मुमालिक के अंदर बहुत ज्यादा अवामी दबाव बढ़ जाएगा, और ये लड़ाई फैलने का खतरा हो जाएगा। ये जितना इसराइल को सूट करेगा ना, ये उतना ही बड़ा खतरा भी उसके लिए वहां पे मशरिक़ वुस्ता में मौजूद रहेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि जो मुसल्लह जद्दोजहद कर रही है हमास, उसका खात्मा हो जाएगा जब वहां पे कोई मुसलमान मुल्कों की अफवाज पहुंचेंगी। उसके बाद जो फलस्तीनियों की जानिब से एक मुसल्लह जद्दोजहद का एक सिलसिला जारी है, शायद वो सिलसिला कायम ना रह पाए। अच्छा, एक और चीज है जिसकी ट्रंप ने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई, ना ही टेबल के ऊपर ना ऑन ग्राउंड कोई इस किस्म की यकीन दहानी नहीं है कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाएगा, और अगर तस्लीम किया जाएगा तो फलस्तीनी रियासत के खदोखाल क्या होंगे। देखिए, जो फलस्तीनियों की ख्वाहिश है, या जो अरब ममालिक बात करते हैं, वो बात करते हैं 1967 से पुरानी पोजीशन की, जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी बात रखी जाती है कि जनाब वेस्ट बैंक जो है वो फलस्तीनियों का है, गाजा जो है वो पूरा फलस्तीनियों का है, यरूशलेम जो है वो इसका कैपिटल है, और गोलान हाइट्स जो है वो इसराइल की मलकियत नहीं है। अब अगर इस बात के ऊपर आ जाते हैं तो ये मुसलमान मुल्कों की एक बड़ी कामयाबी हो सकती है।